आज के कार्यक्रम की विशेषता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की सबसे बड़ी खासियत रही। सिंगल क्लिक से निवेश को जमीन पर उतारना। आज 1655 औद्योगिक इकाइयों से जुड़े 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिनसे 1.93 लाख रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें निवेश को सीधे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है और आप सब साक्षी भी बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसी पहल मध्य प्रदेश में संतुलित और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित कर रही है। अमित शाह के मुताबिक डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश अब विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025, 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 1655 औद्योगिक इकाइयां, 1.93 लाख रोजगार, ग्वालियर में 254.84 करोड़ का विकास कार्य, पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट में 650 करोड़ से अधिक। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे, तभी जाकर एक भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। इधर कांग्रेस ने कहा कि निवेश और लोकार्पण स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित परियोजनाएं समय पर पूरी हो और रोजगार वास्तव में जमीन पर दिखे। पार्टी का कहना है कि निवेश का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। और प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, शिक्षित, युवा, बेरोजगार, हर वर्ग के लोग जब उसको महसूस करने लगे, तब हम समझते हैं कि सरकार की जो घोषणा है, सरकार जो भी करने जा रही है, जब उसका क्रियान्वयन हो जाए धरातल पे और लोगों को लाभ मिले, उस दिन हम उनकी प्रशंसा करेंगे। आज की स्थिति में 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसान की आय दोगुनी तो नहीं है, किसान जरूर आधे हो गए। भाषण देने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इवेंट करते हैं। ये इवेंट करके सरकार तो बना लेते हैं, प्रदेश की, देश की जनता को ठग के बड़ी बातें करके, पर सच्चाई में धरातल में कुछ भी नहीं है। ये इवेंट करने के बजाय कुछ धरातल में काम करें, ऐसी योजना लेके आए कि लोगों को लाभ महसूस हो। कार्यक्रम की खास बातें। डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को जमीन पर उतारने की गति बढ़ाई है। मालवा और ग्वालियर चंबल में कपास आधारित उद्योग किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात भी करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है।
आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब केवल निवेश की बातें नहीं बल्कि रोजगार के परिणाम दिखाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जहां अटल संकल्प, निवेश की ताकत और उज्जवल मध्य प्रदेश का विजन एक साथ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज हम इस बात पर करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मॉडल केंद्र के लिए मेडल साबित हो रहा है, क्योंकि अभ्युदय मध्य प्रदेश का जो सपना उन्होंने देखा था उसे अब पूरा करने के लिए धरातल पर काम शुरू हो चुका है। क्या है उसकी हकीकत, किस तरीके के उसमें संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ऐसे समय में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकर तारीफ की है मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो इसके पीछे के मायने क्या हैं ये भी समझेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी का, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं हर्ष जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे परिचित राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये मसला मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश का विकास देश के विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है। ऐसे में अभ्युदय मध्य प्रदेश का ये जो मॉडल है वो देश के में कैसे मेडल साबित हो रहा है, किस तरीके का ये उपलब्धियों से भरा हुआ पूरा कार्यक्रम है, ये जानने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स के लिए आमंत्रित करता हूं भाजपा प्रवक्ता प्रेम व्यास जी को, और उनसे समझते हैं कि आज के कार्यक्रम की कितनी महत्ता और कितना मायने रखता है मध्य प्रदेश के विकास से ये कार्यक्रम। देखिए मोहन जी, सर्वप्रथम तो आज आदरणीय श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जन्म जयंती है, तो मुझे उससे पहले उनको प्रणाम और नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अटल जी का एक स्वप्न, अच्छा मोहन जी आवाज भी रिपीट हो रही। जी मैं करवाता हूँ, ठीक जी। मुझे लगता है अटल जी का जो स्वप्न था, उन्हीं स्वप्नों पर हम आगे चलकर मध्य प्रदेश किस तरह से सशक्त हो, मजबूत हो और आत्मनिर्भर हो, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और आज जिस तरह से पिछले जो जन्म शताब्दी वर्ष जी चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी से। जब तक हम टिप्पणी ले लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के मायने और संदेश क्या हैं। भूपेंद्र जी देखिए, मैं जुड़ गया मोहन जी, थोड़ा ठीक है। भूपेंद्र जी व्यास जी जुड़ गए हैं, पहले उन्हीं की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले वर्ष को जो इस तरह से उद्योग वर्ष के रूप में बनाया, मुझे लगता है कई सारी उपलब्धियां मध्य प्रदेश के लिए अर्जित हुई थी। आप देखेंगे उज्जैन जैसे क्षेत्र में विक्रम जो औद्योगिक पार्क और जो जमीनें वहां पर कम पड़ गई, हमने लैंड बैंक तैयार करा था, लेकिन नए क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना पड़ा। तो मुझे लगता है जो विकास कार्य किए गए वो धरातल पर है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए जिस तरह से आज सिमिट का आयोजन किया गया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आज मध्य प्रदेश में होंगे और उसके लिए लगभग 2.25 लाख से ज्यादा जॉब्स का फैक्ट्री जॉब्स का निर्माण होगा। तो मुझे लगता है एक तरफ हम निश्चित रूप से रीजनल स्तर पर आप देखेंगे, ग्वालियर की बात हो, जबलपुर की बात हो, भोपाल की बात हो, उसके बाद उज्जैन की बात हो, देवास की बात हो, लगातार रीजनल स्तर पर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को हम लाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ में क्षेत्र में व्याप्त जो संभावनाएं है उसके साथ में अगर कार्य किया जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे फायदे मध्य प्रदेश को अर्जित होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, जो क्षेत्र की अपनी उपलब्धियां हैं लेके आज मान्यता देना चाहिए कि एक समय ग्वालियर क्षेत्र में कॉटन बहुत आया था, लेकिन उस क्षेत्र में उसका उपयोग
और संवर्धन की जो नीतियां थी वो कमजोर थी, उसके कारण वो विलुप्ति की कगार पे था। आज अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग हम 3rd पोजीशन पर है निवेश की प्रक्रियाओं में। 70% से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने ग्रोथ करी है, 7 कृषि गवर्नमेंट अवार्ड हमने मिले। तो मुझे लगता है कि जो काम किए गए धरातल पर है और जिनसे जॉब क्रिएशन हुआ है उसका भी आंकड़ा मुझे लगता है सामने प्रदर्शित होना चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में आज कॉन्क्लेव के माध्यम से इंडस्ट्री स्थापित हुई है, चाहे वो उज्जैन की बात हो, चाहे रीवा की बात हो, इंदौर में जो हम IT पास की से रिलेटेड जो किए गए थे उसको लेकर बात हो, तो मुझे लगता है सभी धरातल पर अगर उसको देखा जाएगा तो निश्चित रूप से तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आज ग्वालियर के क्षेत्र में लगभग 2 लाख जॉब्स का क्रिएशन हो, तो निश्चित रूप से वो धरातल पर दिखेगा। मुझे लगता है अटल जी के स्वप्न को साकार करने के लिए उसी ग्वालियर बूथ की भूमि से आज पुनः निवेश प्रस्तावों का जो निवेश 2 लाख करोड़ का किया गया है, निश्चित रूप से धरातल है और उससे पूरे प्रदेश को फायदा होगा। जो एक अभ्युदय हो रहा है उससे पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे मध्य प्रदेश को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। अब एक टिप्पणी हम विपक्ष की भी ले लेते हैं। विपक्ष कैसे देखता है, क्योंकि दावे काफ़ी बड़े हैं और दावों में तो मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, पर विपक्ष का भी एक नज़रिया होता है। विपक्ष क्या सोचता है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, जैन साहब? मोहन जी, सर्वप्रथम मैं इस डिबेट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए करूंगा। यही बेसिक अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस वाले तो अटल जी को याद करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले कभी इंदिरा जी को या नेहरू जी को नमन नहीं कर सकते ओपनली। आज अगर आप देखें तो ये पूरा डिबेट का विषय इन्वेस्टमेंट और ग्वालियर में जो तमाम घोषणाएं हुई उसके ऊपर है। तो मैं इन्वेस्टमेंट की एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट कभी भी डिमांड नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टमेंट हमेशा भरोसे से अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब मध्य प्रदेश में अगर आप तहसील से सेक्रेटरीट तक देखेंगे, जरा जरा से मध्य प्रदेश में करप्शन भरा हुआ है। ये करप्शन के बिना कुछ आपकी फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं। और ये मेरी सोच नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट है, तमाम रिपोर्ट है, आप जैसे पत्रकारों ने ही बोला है। और सरकार के भी आंकड़े हैं जहां पे ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश में आज 26 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, इतने सारे पद खाली पड़े हैं। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पिछले 20 सालों पे जितने भी इवेंट करे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें धरातल पे हार्डली 5 से 7% ही इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये बड़े बड़े फिगर्स दिखाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 0 होता है इसके। यही फर्क है। इन्वेस्टमेंट जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी डावोस गए। कमलनाथ जी को इन्वेस्टमेंट में मास्टर भी कहा जाता था। और डावोस जैसे जहाँ पे जेनेवा में इतना बड़ा समिट होता है, वहां पे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करा। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से हमारी सरकार गिरा दी, नहीं तो असल मायने में इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मध्य प्रदेश में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक अलग पहलू है जिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कांग्रेस को इस बात का अफसोस भी है कि उनकी सरकार लंबे समय नहीं चली, तो एक उनके पास भी मॉडल होता जिसकी वो चर्चा करते हैं। भूपेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, इस तरीके के समिट हम कई बार देख चुके हैं, इस बार कुछ नया, कुछ जोश से करते हुए सरकार दिखाई दे रही है, पर इसकी आलोचना भी इसलिए होती है कि इवेंट बस मत रह जाए, ये चीज़ें ज़मीन पे भी आए और उसका विकास परिलक्षित भी हो। ये सब कितना दूर लगता है? इसमें क्या चुनौतियां सामने हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति पार्टियां या सरकार जब होती है तो हर चीज को करने के पहले एक समय और तिथि देखती है। तो आज जिस तरह से 101वां जन्मदिन है माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और जो भारत के कह सकते हैं कि नए भारत को स्थापित करने के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कई योजनाएं, उनका 6 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कई योजनाएं एक साथ चलाने की कोशिश की। और जय जवान जय विज्ञान का नारा उन्होंने जोड़ा, जय किसान के साथ साथ। तो ये जो उनकी एक था, चाहे पोखरण परीक्षा हो, चाहे नदियों को जोड़ने की योजना हो, चाहे सड़कों की जोड़ने की योजना हो, उनकी बहुत सी योजनाएं थी जो नई सरकार भी चला रही है। और उसको
जो निश्चित रूप से और भी सरकारें उनको मानती हैं। अब इनके जो आइडियोलॉजी होते हैं जो पार्टी के, और जिनके विचारों को आगे, जिन विचारों से प्रेरित होकर जो पार्टी बनी है, उन विचारों को जीवित रखने के लिए और निश्चित रूप से जनता को जानने के लिए उनके बारे में, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को जानना चाहिए। तो इसलिए आज उनके एक कर्म क्षेत्र ग्वालियर है, और ग्वालियर के रूप में एक बड़े नेता जो बीजेपी के और केंद्र के गृह मंत्री हैं और काफी राजनीति के रचनाकार हैं, वो काफी रणनीतिकार हैं, चुनाव जीतने वाले नेता हैं और रणनीतिकार के साथ एक सफल गृह मंत्री भी हैं। तो उनके वो बुला के उस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने निवेश किया, और जिसमें भारत की लगभग 15 बड़े उद्योगपति आए, और निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि जो पूर्व में जो चुनाव हुए थे उनमें एक बेरोजगारी बहुत समस्या थी, और 14 से जब चुनाव हुए थे तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज भी विपक्ष कहता है 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख रुपए का, तो वो ही चीज में अगली सरकार काम कर रही है और उसको रोजगार कम करने के, क्योंकि क्या होता है कि जो तत्कालिक समस्याएं होती हैं उनके लिए तो आज सरकारें उस पर फोकस कर रही हैं रोजगार के लिए। तो उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए, इन्वेस्ट आना चाहिए, और इन्वेस्ट होने के साथ साथ उसके रूप में रोजगार। तो ये तो अभी आंकड़े लगाए जाते हैं कि लगभग 1.90 लगभग लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, और धरातल के रूप में ये बिल्कुल तो सही है कि धरातल के रूप में कितना साकार होता है वो भी एक सरकार के लिए चुनौती होते हैं, और सरकार के साथ साथ उसके साथ जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके लिए भी चुनौती होती है। तो ये एमयू तो साइन हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब बड़े लोग आते हैं तो वो धरातल पे भी शामिल होते हैं, तो जिसमें सेमीकंडक्टर भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो सेमीकंडक्टर के रूप में भारत और देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर का है वो भारत खुद बहुत बड़ा एक केंद्र बने और उत्पादक बने। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये चीज लागू की जा रही है, क्योंकि यहाँ का परिवहन और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बीच राज्य में है। तो ये, और सरकार जब एक ही विचार की रहती है तो वो निश्चित रूप से विकास भी होता है। तो ये कल्पना के साथ साथ साकार होने के बाद, दूसरी बात, अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है उस व्यक्तित्व को नई पीढ़ी में भी जाने और उसको रोजगार के समग्रता से जोड़ा जाए, तो ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ने उसको अच्छे रूप में बनाया। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये अच्छे काम किया। आज उनका ग्वालियर के साथ साथ रीवा का भी था, तो रीवा में भी स्वदेशी के रूप में गौ संरक्षण का काम है, जो कि हमारी एक मौलिक चीज है, एक सनातनी परंपरा है, उसके साथ आधारित खेती होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस तरह से फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं और आज फर्टिलाइजर की किस तरह से दिक्कत भी आ रही है, तो इस तरह से ये मूवमेंट भी चलाना चाहिए, लेकिन ये इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, लोगों का मानस बदलना चाहिए, और मानस बदलने के लिए लोगों को परिश्रमशील होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो ये आज का उन्होंने कार्यक्रम किया और जिस तरह से उन्होंने रोजगार के लिए, अब आगे देखेंगे इसको आधार रूप किस तरह से मिलता है, लेकिन पहल है सरकार की। और निश्चित रूप से उन्होंने जो रीजनल बाय रीजन समिट किए हैं, अभिधेय नाम से जो समिट, अभिधेय मध्य प्रदेश के नाम से जो उन्होंने स्लोगन दिया है, तो निश्चित रूप से वो सार्थक शब्द है, और उसकी शब्द की जो सार्थकता है वो क्रियाफल में परिवर्तित हो, और प्रदेश के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले और संवेदनशीलता मिले। और यही कल्पना की जा सकती है, और सरकार भी यही कल्पना करती है। लेकिन कुछ पैच होते हैं जो सब विपक्ष उनको उठाता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो सीमाएं होती हैं उनको धरातल पे लाना और फिर उसके बाद क्रियान्वयन करके आंकड़े जादुई तरीके से देना और या वास्तविकता रूप से देना, ये भी एक सरकार के लिए निश्चित रूप से चुनौती होती है। लेकिन लोकतंत्र में दोनों का स्थान है, और लोकतंत्र में निश्चित रूप से जब तक सरकार के ऊपर एक विपक्ष जिस तरह से जवाबदारी न दे, तो ये एक नहीं माना जा सकता कि सरकार की को एक अनुशासित करने के लिए विपक्ष होता है। तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार डबल इंजन होने के कारण जिस तरह से उनका स्लोगन है, और तो जो आर्थिक जो उनकी जो विषमताएं हैं वो दूर हो जाती हैं, और सरकार के साथ साथ सरकार को जो फीडबैक मिलना चाहिए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और जिस तरह से उनकी जो निवेश के जो उद्योगपति हैं, तो वो भी, क्योंकि मध्य प्रदेश अटल जी के लिए मान्य है और बीजेपी के लिए भी है। तो और वैसे भी विकसित भारत का विजन प्रधानमंत्री का है, तो निश्चित रूप से जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा तो विकसित भारत कैसे होगा। तो ये चुनौतियां तो हैं जी बिल्कुल, और चुनौतियां कम नहीं है। विपक्ष की भी आलोचना आपने सुन ली प्रेम जी, और विश्लेषकों की राय भी यही है कि कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें पूरा करना होगा, और ख़ास तौर पर जब आज अटल जी के जयंती के अवसर पर इस तरीके का आयोजन हो रहा है
तो इसे धरातल पर उतार कर दिखाना भी बड़ा चैलेंज है। कैसे पूरा होगा चीज़ें, बार बार सवाल यही आता है, क्वेश्चन मार्क का जवाब क्या है? मोहन जी, मुझे लगता है कि सास को हाथ क्या, जो कार्य किए गए वो धरातल पर तो उसके मैं बताता हूँ कि नागचेरी जैसा क्षेत्र था जहां पर बेसलाइट कॉर्पोरेशन ने काम प्रारंभ करा, 315 करोड़ रुपए का निवेश करा, लगभग 5,000 रोजगार दिए जा चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर निवेश प्रस्ताव आएंगे उसके बाद कार्य होगा। अगर मेरे मित्र वहां पर धरातल पर जाकर देखेंगे तो 5,000 रोजगार नवाखेड़े की बात है, वहां पर प्रतिभा टेक्सटाइल ने कार्य प्रारंभ करा था, लगभग वहां पर 90% महिलाओं को रोजगार दिया गया। उसके बाद में मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में, वहां पर लगभग 66 इकाइयों में कार्य मिल चुका है। उसके बाद उज्जैन में 48 इकाइयों में ग्राहक, उसमें जो विदेशों में निवेश हो रहा है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जर्मनी, जापान, स्पेन, यहाँ की कंपनियां पैसे के कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज को आज क्या जिस तरह से आज कार्य किया जा रहा है वो धरातल पर है कि कितने निवेश प्रस्ताव है, कितने धरातल, उससे कितने निवेश हुए। आज रीजनल स्तर पर अगर हम कंपनीज को बुलाते हैं, आज अगर निवेश प्रस्तावों को मंजूर कर वहां पर विकास उन्मुख राजनीति की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पश्चात ये संभव हो सकता है। और अलग अलग विजन के माध्यम से मैं अलग अलग विजन का पूरा देवास के आपको बता देता हूँ। देवास में लगभग देवास के आसपास के क्षेत्रों में कुछ डिवाइसेस बने थे, वहां पर लगभग 5,000 अभी रिसर्च का आंकड़ा है। उसके बाद में को लेकर, पार्क को लेकर, इंदौर में IT पार्क को, जो चीजें हम कह रहे हैं वो धरातल पर है और धरातल पर आने के बाद ही आंकड़े निकल कर आते। आज निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ निवेश की बात करी, उससे कितने रोजगार सर्जन हो सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण की प्रक्रिया प्रदत्त हो रही है, ये पूरा डाटा वहां पर मिलेगा। आप देखेंगे लगभग नियमों का संशोधन और 18 नियमों के पश्चात ये संभव हो पाए कि विदेश की कंपनियां भी मध्य प्रदेश में कार्य, यहाँ से जो हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उसकी डिमांड आज फॉरेन तक है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो सरकार है, आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी को लेकर जो डाटा दिया था 24 लाख से 26 लाख उस समय हो गए थे, अगर आज भी 26 लाख है तो ये प्रदर्शित करता है कि पिछले वर्षों में जो ग्रेजुएट युवा निकले उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा 12,000 करोड़ रुपया PM उद्यमी क्रांति के माध्यम से युवाओं को दिया गया। MSME सेक्टर को मजबूत बनाया, स्टार्टअप को मजबूत बनाया, खेती में हमने जो सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया था लगभग इसमें 17% का इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज संपूर्ण कार्य धरातल पर कमलनाथ जी दुबई गए थे, वहां से ठीक है जैन साहब, आंकड़े कई हैं और काफी हद तक ये दिख भी रहा है कि पहल होने के बाद कोई रुकता भी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रोग्रेस होती ही है और वो प्रोग्रेस हुई है। मोहन जी, मैं आपके माध्यम से मेरे भारतीय जनता पार्टी की मित्र को कहना चाहूंगा कि प्रेम जी, एक बात मैं जरूर टोकना चाहूंगा कि 5 स्टार फैसिलिटीज हैं आपके पास, 11 साल आप राज में हैं, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज, जरा निवेदन करिए कि अच्छा माइक और एक अच्छा कैमरा जिससे आपकी बात हमारे तक आ भी सके। आपकी जितनी भी बात हो रही थी उसमें से सिर्फ 60% तो सुनाई नहीं दे रही थी। रही बात मैं इन्वेस्टमेंट पे वापस आता हूं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो प्रेम व्यास जी ने प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं करते, हमने तो सबका सम्मान करा। आदरणीय अटल जी ने भी सबका सम्मान करा, विपक्ष के तौर पर इन लोगों ने असम्मान करा। मैं ये माइक और कैमरा वाली बात मजाक के सेंस में बोल रहा था, आप सीरियस में तो ये प्रेम भैया तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इंदौर के ही हैं प्रेम व्यास जी और उनके घर के नजदीक ही पीथमपुर है। अगर पीथमपुर में जाके देखेंगे तो कितने लैंड जो इनने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया था, उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पतंजलि कंपनी बाबा रामदेव ओन करते हैं। और 2015 की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें सरकार ने कुछ 40 एकड़ जमीन दी थी, जिस पे अभी बाबा रामदेव ने सिर्फ बाउंड्री वॉल बना के खाली छोड़ी हुई है। उसके बाद जब उसके बाद काम नहीं हुआ तो जो है 25 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके अंदर सरकार ने एक नई 500 एकड़ जमीन बाबा रामदेव को भोपाल के पास में दे दी है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को वेलकम करता हूं, लेकिन मैं साथ में सवाल भी पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी जैसे कि रामदेव हो गए, अडानी हो गए, इनको लाभ पहुंचा रही है बिना देखे
कि क्या इनने जो पुराना इनको जमीन अलॉट हुई थी उस पर कुछ काम हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए व्यास जी, ये आपके मोहन जी, क्षेत्र से छोटा जुड़ा सा हुआ जवाब मामला है, वहाँ पे भी जमीन ले ली गई, काम कहीं नहीं हुआ। भोपाल का भी उदाहरण बता दिया हर्ष जैन जी ने। ये तो दो उदाहरण तो ताजे हैं। मोहन जी, पीथमपुर क्षेत्र में आपसे कहता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप जाकर देखिए वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, पुराना एरिया कम पड़ गया है, नई लैंड वहां पर दी गई है। आयकर वाहन टेस्टिंगों को लेकर आज पूरे देश के और विदेश से वहां पर वाहन आ रहे हैं। दूसरा 2018 में जनों के कारण आवाज उसके बाद में चलिए, आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज की दिक्कत आ रही है सर। ठीक है, हाँ, हम जो ठीक करने की कोशिश करते हैं। भूपेन जी, ये कुछ उदाहरण जो जैन साहब ने बताए, ऐसे कई उदाहरण होंगे कि जमीन तो ले लिए पर इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए उद्योग आ नहीं रहे हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं? ऐसे सबमिट हो जाते हैं, एमओयू हो जाता है, ज़मीन अलॉट भी हो जाती है, सरकार अपना काम कर देती है, लेकिन दूसरे पक्ष को जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं हो पाता उतनी तेजी से। कुछ बिंदुओं में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामदेव जी भी एक बहुत बड़े ये कह सकते हैं बहुत बड़ा उनका 5 लाख करोड़ का बिजनेस है, उनका एम्पायर तैयार है और वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों के अगेंस्ट है। तो उन्होंने हो सकता है जमीन अभी कर ली हो, बात थोड़ा देर में करें इन्वेस्ट, लेकिन वो भी भारत को समृद्ध बनाने के लिए उनका बौद्धिक रहता है और साथ रहता है। उनका कहना भी है कि हर समृद्ध भारत बने। तो कुछ चीजें होती हैं, ये इस चीजों को नहीं नकारा जा सकता कि धरातल पर कुछ चीजें नहीं हो पाती समय पे और कुछ लेट होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सरकार इसके प्रति कुछ तो कर रही है, ये तो नहीं नकारा जा सकता ना। तो उसने देखिए रीजनल जिस तरह से समिट किया है और क्षेत्रवार को, हर क्षेत्र को विकसित करना चाहता है। अभी मेट्रो चालू करने के साथ मेट्रोपोलियन सिटी का भी उन्होंने घोषणा करके गए हैं खट्टर साहब। तो ये जो कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिस तरह से 4-5 जिले भोपाल में लेके जिस तरह से बनेगा, वो मेट्रोपोलियन सिटी का जो स्वरूप होगा, वो भी एक निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। तो बहुत सी चीजें हैं, एजुकेशनल के हब के रूप में भी उभरेगा, आईटी के रूप में भी उभरेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम निराशा देखें, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं ड्रॉबैक, लेकिन निश्चित रूप से ये सरकार, कुछ सरकारें होती हैं जो अपनी चीजों को ज्यादा करने की कोशिश, ये भी उनकी उपलब्धि है कि वो अपने आप को इवेंट के रूप में विपक्ष कहता है, लेकिन हाँ वो अपना कहते हैं कि हम अपने प्रयासों को और जी ठीक है। हाँ व्यास जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी, समय नहीं है। मोहन जी, मैं पर्टिकुलर पीथमपुर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। पीथमपुर क्षेत्र में जो 5 क्षेत्र थे वो पूरी तरह से वहां पर कंपनीज आ चुकी है। 6 और 7 सेक्टर्स के लिए जमीन ढूंढी गई और अब जमीन दी गई। वहां पर कई सारी वाहन टेस्टिंग जो पूरे देश की है और विदेश की गई, वहां पर कंपनी खुल चुकी है। कई सारे टायर की कंपनी, छोटे मोटे प्रोडक्ट उसके साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, उनके लिए भी कंपनी खुली। पतंजलि को लेकर जो बात की गई, निश्चित रूप से 2018 तक उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कुछ कानूनी केसेस लगने के कारण जिस कंपनी को स्थापित कर रहे थे उसको वो कोर्ट में फेस कर रहे हैं, इसीलिए कार्य रुका है। तो मुझे लगता है कि कार्य अभी है और अतिशय जैसे स्टे खत्म होगा, उनका कार्य भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये कार्यक्रम जो है जिस जोश खरोश के साथ शुरू किया गया है वो अपने परिणाम को भी लेकर एक कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने आए, तो उस पर और डिबेट करेंगे। लेकिन एक प्रयास हुआ है मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने का, और इस तरीके के मॉडल की सराहना भी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो प्रयास है जो आगे तो बढ़ रहा है। सफलता कितनी मिलेगी इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। विपक्ष का अपना एक नज़रिया हो सकता है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उनकी आलोचनाओं से ही काम करने की सत्ता पक्ष को प्रेरणा मिलती है। इस चर्चा में इतना ही। भूपेन जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ हर्ष जैन जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रेम व्यास जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।